हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाठशाला। आज हम आपके सामने संविधान के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार को लेकर के आए हैं। और मूल अधिकार के अंतर्गत किन किन अधिकारों की बात की जाती है, मूल अधिकार किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, जिन जिन पॉइंट्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको डिटेल से आपको समझाएं, ताकि एग्ज़ाम में आपको अगर कहीं से घुमा कर भी क्वेश्चन कर दिया जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे दें। तो जब हम मूल अधिकार की बात करते हैं, संविधान निर्माण से पहले जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने सबसे पहले क्या कोशिश की कि उन्होंने एक अधिकार पत्र जो है वो तैयार किया। उस अधिकार पत्र को तैयार करने के पीछे जो प्रेरणा थी वो ग्लोबल लेवल पर चल रहे अधिकारों की वजह से थी। यानी जैसे अमेरिका में, अफ्रीका में काले लोगों को अधिकारों को संरक्षित करना, उनको भी गोरों के समान अधिकार देना, ठीक इसी तरह से भारत में भी रहने वाले लोगों को समान अधिकार देने के लिए, चाहे वो उच्च जाति को हों या निचली जाति को हों। अब जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका और यूरोप की तरह हमारे भारत में रंग भेद का मामला बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, नगण्य रहा एक तरह से अगर कहें तो। हमारे यहाँ जो भेदभाव रहा है वो जातिगत ही रहा है। यानी जब आप जाति की बात करते हैं तो किसी जाति को बड़ा ऊंचा कहा जाता है और किसी जाति को बहुत नीचा कहा जाता है। और हमारे इतिहास में अगर हम उसको देखें तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह से ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा, उनके अधिकारों का हनन किया और मनमानी ढंग से उनका इस्तेमाल भी किया। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब आने वाले समय में आज़ादी के बाद के भारत में सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या नस्ल से संबंधित हो, उसको किसी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें ये कुछ मूल अधिकार दिए हैं कि जिनको न सिर्फ व्यक्ति बल्कि अगर राज्य भी चाहे तो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर ले, फिर भी हमें इन अधिकारों से वो वंचित नहीं कर सकता है। राज्य हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है किसी भी स्थिति में, एक अपवाद को छोड़ करके। किसी भी स्थिति से मतलब ये है कि समान स्थितियों में, यानी जब हमारे देश में शांति है, माहौल बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और हर तरफ खुशहाली है, तो इन समान स्थितियों में क्या होगा कि राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा कि जिससे क्या हो, हमारे या नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 ये दोनों हमें मूल अधिकार के बारे में बताते हैं कि मूल अधिकार हमें क्या क्या दिए गए हैं, उनको किस तरह से संरक्षित किया जाएगा, उनका हनन किसी भी ढंग से नहीं किया जा सकता है सिवाय आपातकालीन स्थितियों के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो समता या समानता का अधिकार होता है। जैसे कि हमने बताया कि हमारे यहाँ ये ऊंच नीच का मामला बहुत ज़्यादा था पुराने समय में, और आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाएं तो अभी भी बहुत सारी ऊंच नीच आपको दिखाई मिल जाएगी कि अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति है तो वो ऊंची जाति के व्यक्ति के साथ में एक लेवल पे नहीं बैठ सकता। कि अगर वहाँ पे अगर खटिया बिछी है या कोई बेंच पड़ी है या कुर्सी पड़ी है, तो अगर निचली जात का व्यक्ति आएगा ना तो उसको नीचे बैठना होगा। अभी भी हमारे यहाँ कुरीतियाँ मौजूद हैं। तो समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि यहाँ जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में डिस्कस किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो 14 से शुरू है, तो 12 और 13 कहाँ हैं? तो अभी उनकी बात करेंगे कि 12 और 13 में हमें क्या बताया गया है और हमें किस बात का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो समता या समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 है। इसमें हर तरह की समानता की बात की गई है कि चाहे वो धर्म हो, जाति हो, नस्ल हो, किसी भी तरह से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के या विधि के समक्ष हमें समानता दी जाएगी। हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार होगा। हमें हमारे धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी और छुआछूत से भी हम स्वतंत्र होंगे। यानी अस्पृश्यता का अंत भी इसी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और उपाधियों का अंत, ये भी एक तरह से आप अगर देखें तो कोई राय साहब हैं, कोई आपके राय दुर्लभ हैं,
ये आपके मैसूर साइड में थे उस वक्त, तो इन उपाधियों को भी अब क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है, ताकि लोगों में इन्फीरियोरिटी सेंस ना आए, यानी लोगों को ये महसूस ना हो कि ये हमसे ऊंचे हैं और हम इनसे नीचे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ हमने बात करी है इसकी, 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, इसकी भी हम इसमें बात करेंगे कि किस तरह से अगर राज्य हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हमें क्या अधिकार दिए गए हैं कि या तो हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि राज्य ने हमारे इन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है या राज्य इनको छीनने के प्रयासरत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हमें ये बताया गया है, ठीक है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। अब चलिए पहले हम बात करेंगे, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि क्योंकि देखिए ये जो हमारे मूल अधिकार है ना, यही है सब कुछ, जो पूरा हमारे संविधान का सार है कि संविधान असल में बनाया ही क्यों गया है, ताकि लोगों के अधिकारों को, उनकी संस्कृति को, उनके धर्म को, उनकी जाति को संरक्षण भी दिया जाए और इतनी विविधताओं के होते हुए भी उनको समानता दी जाए, और इस समानता को देने के बाद में पूरे संपूर्ण भारत को एक बंधुत्व में बांधा जाए, ताकि हम अपने देश के विकास में योगदान दे सकें, अपने देश को अग्रसर कर सकें, और अगर कहें तो रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में कि भारत को एक ऐसा राज्य बना सकें जहां पर शिक्षा, मान सम्मान और सर उठा करके चलना सभी के लिए एक समान हो, उसमें कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इधर से बात शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की बात कर लेंगे। ठीक है भाई, आर्टिकल 13 की बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जैसे कि बताया गया कि अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों की बात है, लेकिन अगर हम शुरू से समानता के अधिकार की बात करेंगे तो 14 से 18 है, यानी 14 से शुरू होकर के 32 तक, तो 3 बाद वाले गायब हैं और 2 शुरू वाले अनुच्छेद। तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो शुरू वाले हैं 2। आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि राज्य क्या है, यानी आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा की बात की गई है कि असल में अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप राज्य किसको कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोर्ट बस पहुंच गए और बता दिया कि साहब ये बात है, हमारे अधिकारों को छीन लिया गया है, आप जो है सुनवाई कीजिए, तो किसके खिलाफ सुनवाई की जाए वो इसमें बताया। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है, केंद्र सरकार यानी संघ की सरकार, केंद्र सरकार होगी। ठीक है, इसके बाद आपकी राज्य सरकार भी इसी में है। ठीक है, और इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी अफसर, ठीक है, सारे के सारे विभाग, कुछ एक को छोड़ करके, जैसे हमारा यूपीएससी है वो आपका राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, विधानमंडल, संसद, पार्लियामेंट, ये सारे जितने भी लोग हैं ये क्या करते हैं, केंद्र सरकार में अगर बात करें तो आईएएस ऑफिसर से लेकर के एक निचले लेवल के क्लर्क तक, और राज्य सरकार की बात करें तो पीसीएस लेवल के अधिकारी से लेकर के निचले क्रम के क्लर्क तक, ये सारे राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर वो और नीचे आ जाइए, हमारी नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, तो ये भी सब क्या हैं, ये राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो जब इनमें से कोई भी हमें दिए गए अधिकारों के प्रयोग से रोकता है, उनको हनन करने की कोशिश करता है, तो हमें
संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है अंडर आर्टिकल 32, और इसी आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम डायरेक्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां बता सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, आप इसमें सुनवाई कीजिए और उचित कार्रवाई की कृपा कीजिए, महान दया होगी। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है? आर्टिकल 12 में। और ये इसीलिए यहां पर रखी गई है कि जब हम मूल अधिकारों की बात करेंगे तो जब कोई उसका हनन करेगा ना, तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमें किसके खिलाफ जाना है। सही बात है। अगर आप केस लेके जाना चाहते हैं, मैं हॉस्पिटल कहने वाला था, अगर अदालत में, तो क्या होगा कि आपको पहले तो वहां पूछा जाएगा ना कि भाई आपका जो आप वादी हैं, तो आपका जो सामने वाला व्यक्ति है वो कौन है जिसके खिलाफ आप यहाँ अदालत में आए हैं। तो उसके लिए हमें ये बात बताई गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब आर्टिकल 13 की अगर बात करें, आर्टिकल 13 जो है पूरे हमारे जितने भी अधिकार हैं उन सब का संरक्षक है। क्या है? संरक्षक है आर्टिकल 32 के बाद। कैसे, उसको समझ लीजिए। इसमें यह बताया गया है कि संविधान के बनने से पहले और बाद में, ठीक है, संविधान बनने से पहले, आसान भाषा में ही समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो संविधान की भाषा अगर आप वो देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो ऊपर से बाउंस होती है। उसमें आपको प्रवृत्त शब्द भी मिलेगा, युक्त निर्बंधन शब्द मिलेगा, फिर उसका निवारक शब्द मिलेगा, बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन आप उसको थोड़ा सा आसानी से समझिए, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें कि ऐसा शब्द नहीं समझ आ रहा तो हम उसकी संविधान की बात कैसे समझेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में क्या बताया गया कि संविधान के लागू होने के पहले और बाद में जो भी कानून या विधियां हैं, यदि वो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? शून्य हो जाएंगी। वो मान्यता या वो विधि या कानून नहीं रहेंगे। अब जैसे हमें पता है कि जब हमारा संविधान बना, यानी आज़ादी से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे नियम थे, चाहे वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे आपका वो चार्टर एक्ट हो 1813, 1833, 1858 का। इसके बाद में आने वाले जो भी हमारे रहे हैं अंग्रेज़ों के द्वारा जो चार्टर या जो अधिनियम लाए गए हैं, उनमें अगर कोई भी ऐसी बात है, जैसे आपका जो भारत शासन अधिनियम था 1935, जिससे हमारे संविधान में 250 अनुच्छेद ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है ना, तो उसमें भी आप देखेंगे अगर कोई ऐसी बात है कि जो अधिकारों को हनन करती है तो वो अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ये आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है कि यदि कोई भी विधि या कोई भी कानून हमारे अधिकारों के प्रति हनन करने की कोशिश करता है तो हम उसका अल्पीकरण कर देंगे स्वतः ही। यानी संविधान में खुद इतना पावर है कि अगर आपके कोर्ट जो है वो इनका स्वयं संज्ञान ले ले, सो मोटो ले ले और उसमें जो है त्वरित सुनवाई करके उसमें फैसला दे, तो हमारे अधिकारों को संरक्षित किया जा सकेगा। ये हमारे आर्टिकल 13 में बताया गया है। ठीक है, यानी क्या बताया गया? वो विधियां जो हमारे किसके खिलाफ होंगी? अधिकारों के खिलाफ होंगी, वो शून्य हो जाएंगी, चाहे वो पहले की हों या बाद की हों। इसी में राज्य को भी ये बात कही गई है, ये निर्देश दिया गया है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे कि नागरिकों के अधिकारों का हनन होता हो। यदि बनाता है और ये विधि असंगत है तो वो असंगत होने के, जहाँ तक असंगत है वहाँ तक शून्य हो जाएगी। ठीक है, ये संविधान की भाषा, इस तरह से आप इसको अगर समझें तो ठीक। तो चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल 14। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है? विधि के समक्ष ये समता होगा। यदि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों को विधि एक समान समझेगी। दोनों के खिलाफ जो है वो एक जैसी सज़ा होगी, एक जैसी सज़ा का प्रावधान होगा और दोनों पर एक जैसे ही, चाहे वो इंडियन पीनल कोड की बात करें, चाहे हम CRPC की बात करें, सभी जो है समान लगेंगे। अच्छा, इसके बाद विधियों का समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण से मतलब ये है कि अलग अलग लेवल के जो व्यक्ति हैं, जैसे हम साधारण लोग हैं, फिर हमारे ऊपर कुछ अधिकारी होते हैं, फिर कुछ अधिकारी होते हैं, फिर कुछ अधिकारी होते हैं, यानी IS लेवल तक अगर आप पहुंचेंगे तो IS लेवल के बाद आप राज्यपाल पहुंच जाइए,
मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तो या संसद या विधायक, तो ये समान संरक्षण से मतलब ये है कि जब समानों की बात की जाएगी ना तो उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई दो सांसद हैं और उन्होंने एक ही तरह का जुर्म या गुनाह किया है तो दोनों पर समान विधि लगेगी। ऐसा नहीं एक पे कम लगे एक पे ज़्यादा लगे, ठीक है। तो ये विधि के समक्ष समता की जो बात है ये समान लोगों के लिए है। और विधियों का समान संरक्षण जो है वो लागू होता है कब? जब आपके कैटेगराइज आप कर लें नागरिकों को कि पहली कैटेगरी क्या है, आम नागरिक है। दूसरी कैटेगरी क्या है कि उनसे ऊपर कोई टीचर हैं, कोई आपके पीसीएस लेवल के अधिकारी, कोई आरओ है, कोई एआरओ है, कोई आपका आईएएस लेवल है। तो उनमें क्या होगा कि जो विधियां होंगी ना उनके लेवल के समान उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ये मतलब है कहने का, ठीक है। चलिए आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, नस्ल या आपके लिंग, जन्म स्थान से संबंधित हो वो सारे के सारे लोग समान हैं। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। यानी जब कोई भी सरकारी जॉब की बात की जाएगी, हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी, तो उसमें क्या बात है कि आप उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि इसमें जो है सवर्ण भरेंगे, निचली जाति के नहीं भरेंगे, फला में निचली जाति के भरेंगे, सवर्ण नहीं भरेंगे, इसमें हिंदू भरेंगे, इसमें मुस्लिम नहीं भरेंगे, इसमें सिख भरेंगे, इसमें जैन नहीं भरेंगे। इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसी में जो बात छिपी हुई है वो क्या है? वो है आपकी आरक्षण की। आरक्षण यहाँ पे जो समानता है उसको असमानता के लेवल तक ले आता है, स्तर तक ले आता है। वो कैसे ले आता है? जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी में हमें अवसर की समानता चाहिए, लेकिन जब संविधान पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी एक ऐसा भेदभाव जो कि दूसरे कम्युनिटी, दूसरे लोगों के आपके फ़ायदे के लिए है, उनके लाभ के लिए है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा? इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा। इस समानता में थोड़ी सी असमानता आ जाएगी कि 50% तक फिर आरक्षण की बात आ जाएगी, जिसमें 27% आपका ओबीसी के लिए है और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए है। तो लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समानता है उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आरक्षण का व्यवधान किया गया है। ताकि क्यों किया गया है? बहुत से लोग कहते हैं आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए और सबको जो है एक कंपटीशन में बिठाना चाहिए। तो एक चीज़ ये समझिए कि अगर सबको एक समान कंपटीशन में बिठाने की बात करेंगे ना तो सबके लिए फिर समान बात भी होना चाहिए, उनके लिए समान संरक्षण भी होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी भी समान होनी चाहिए। कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू नहीं लगाएगा, फिर सभी को 4 बजे उठकर झाड़ू लगाना होगी, ठीक है ना। हर किसी व्यक्ति के माँ बाप को इतनी सहूलियत होगी कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पहुंचा सकें, जैसे कि बड़े लोग पहुंचाते हैं, गरीब नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये बात समझने की है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमें आरक्षण दिया गया ताकि जो समाज में असमानता है ना उसको दूर किया जा सके। समझ रहे हैं कि जो निचले स्तर के लोग हैं उनको ऊंचा उठाया जा सके, उनको जो लोग आगे निकल गए हैं ना उनके लेवल तक लाया जाए। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम किसकी आरक्षण की बात करते हैं ना तो आरक्षण आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को रोकता नहीं है कि कोई आगे जा रहा तो उस पर आरक्षण लगा तो भाई रुक जाए, यहाँ से आगे नहीं जाओगे तुम, पहले पीछे वाले को आ जाने दो ना। ऐसा नहीं है कि जो आगे व्यक्ति जा रहा है वो आगे जाए। आरक्षण का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पीछे रह गया है ना उसको धक्का दे करके जो आगे जा रहा है उसकी बराबरी मिलाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारा आरक्षण है, ठीक है। इसको हम फिर और डिस्कस करेंगे। अच्छा, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत से क्या मतलब है बता दीजिए? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, जिसके लिए अलग अलग समय में लोगों ने बड़े बलिदान दिए हैं, बहुत से लोगों ने जो है इनके लिए आंदोलन किए हैं। अंततः इसको जो है मूल अधिकारों में शामिल किया गया, यानी किसी के साथ भी आप छुआछूत नहीं करेंगे। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। आप किसी भी तरह की उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं सिवाय सेना में प्रदान की जाने वाली परमवीर चक्र, ठीक है, इस तरह की जो आपकी उपाधियां होती हैं। इसके अलावा आपकी जो अन्य उपाधियां होती हैं
जो शिक्षा से संबंधित होती हैं आप उनको जो है ग्रहण कर सकते हैं। प्रोफेसर, डॉक्टर, पीएचडी होल्डर जो होते हैं वो लिखते हैं, तो इनमें मनाही नहीं है। लेकिन आप किसी भी विदेश से, किसी विदेशी मुल्क से आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से। ये भी हमारे आर्टिकल 18 में बताया गया है कि किसी भी तरह की उपाधि आप धारण नहीं करेंगे। और इसी के अंतर्गत पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये भी सारे आते हैं, लेकिन आप उनको एज अ सरनेम यूज़ नहीं कर सकते कि नाम से पहले लगा लें। ठीक है, सामने वाला कह रहा है, लेकिन आप स्वयं अगर लिखेंगे ना तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं लिखेंगे। इसी बात की मनाही है आर्टिकल 18 में। ठीक है, और अगर आपको कोई बाहर से, विदेश से कोई उपाधि मिल रही है तो बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के आप उससे जो है क्या है ले नहीं सकते हैं, ना तो उसको धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बात करी है समता या समानता का अधिकार। अब हम कल या नेक्स्ट टॉपिक में स्वतंत्रता के अधिकार, इसी तरह से सभी टॉपिक्स पर अलग अलग बात करेंगे ताकि पूरी डिटेल के साथ में हम आपको समझा सकें। तो कैसा लगा वीडियो, ये सेशन ज़रूर बताइए। कुछ कमी है तो बताइए, अच्छाई है तो बताइए, और जुड़े रहिए, वॉच कीजिए खूब, 2-3 बार इसको देखिए, आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। और हमने यह बस कोशिश करिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम पॉइंट है ना वो हमारे हाथों से छूटे ना। तो बस कोशिश कीजिए, 2-3 बार देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में स्वतंत्रता के अधिकार के साथ में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।